गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आपके सामने आए हैं। लगभग सारी बातें हो चुकी थी अबाउट द रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। उन सारी चीज़ों को मैं नोट्स के माध्यम से यहाँ पे लेके आया हूँ और कुछ दो चार प्रॉब्लम्स हैं जो NCERT में बेसिकली स्टडी करने के बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम कंपाइल करेंगे और पूरी तरह से रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द एंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा सुंदर सा टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज रेस्पिरेशन। चीज़ें हो चुकी हैं, एक क्विक रिवीजन टाइप का है कि भैया एक्चुअली में क्या क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ। कभी कभार अगर आपसे पूछा गया कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हो गया नोस्ट्रिल, देन नोजल कैविटी, देन आफ्टर दैट देयर विल बी द व्हाट फेरिंग्स, देन देयर विल बी द ट्रैकिया। इन दैट केसेस कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनमें क्या पाया जाता है, तो इनके अंदर में सीलिया पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपाइल करके इस पूरे लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सीलिया का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो सीलिया जो होती है बेटा जी, अगर मान लीजिए वेस्ट आपका गया हुआ है, तो वो जो सीलिया है उसको, वेस्ट को बाहर की तरफ क्या करती है बेटा, निकालने में मदद करती है। अगर बोले तो वो इजेक्ट आउट करने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, देखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमने पिछली क्लास में ब्रीदिंग इन और ब्रीद आउट कर लिया था कि एक्चुअली में किस तरह से ब्रीद इन होता है, ब्रीद आउट होता है। क्लियर है जी? आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले मैंने बोला था कि द फर्स्ट part from where this air moves inside our body, that is the nostril। बताया था जी, the first that is the nostril। in human, air is taken in the body through the nostrils। okay, दो होती है नंबर में, right left। the air passing through the nostril, जो एयर, जब एयर पास हो रहा है नोस्ट्रिल से, is filtered out। देखिए यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है। क्या मैंने बोला? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो सिक्रेट करती है म्यूकस, और साथ साथ में फाइन हेयर्स भी पाए जाते हैं आपके नोस्ट्रिल्स में। ये जनरली फिल्टर आउट करते हैं। अगर एयर के साथ में कुछ वेस्ट अंदर जा रही है तो उस वेस्ट को यहीं पे पकड़ के रख लेंगे और बाकी एयर को अंदर मूव कराने में मदद करेंगे। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल is filtered by mucus and fine hairs that line the passage। यानी पूरे नोस्ट्रिल में जब आप थोड़ा बहुत हाथ लगा के अंदर देखिएगा तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो कुछ हेयर होता है। और बेटा जी जनरली सम म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। ये दोनों हेयर सेल्स एंड म्यूकस, ये दोनों मिलके फिल्ट्रेशन करने का काम करती हैं। यानी कि एयर में कुछ वेस्ट है तो उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है बेटा जी दिस फाइन हेयर्स एज वेल एज द म्यूकस। नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द नेजल कैविटी। दिस मीन्स जो एयर आपका पास हुआ है नेजल चैम्बर से, अब वो ऊपर की तरफ जाएगा नेजल कैविटी में। एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द नेजल कैविटी। क्लियर है जी? After that, I told you there is a pharynx, and I mentioned you, I told you, बेटा काइंडली इस बात को ध्यान रखिएगा। ये pharynx जो होगा इधर से जाते हुए हमारे जो होगा पूरे पीछे के साइड तक फैला हुआ होगा। ये क्या करता है बेटा जी? ये कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए? फूड के लिए भी, और किसके लिए बेटा? ध्यान से सुनिएगा, फूड और एयर। यहीं से आपका क्या जाएगा जी? फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगा। कल हमने बात की थी, देखिए ये क्या है? फेरिंग्स। दो ओपनिंग है, एक ईसोफेगस है दैट इज द फूड पाइप, आगे की तरफ विंड पाइप दैट इज द ट्रैकिया। जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की उसको बोलते हैं गलेट, और जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की उसको बोलते हैं क्या जी बेटा जी? ग्लोटिस। याद है
तो बेटा अगर एयर आएगा तो जो एयर आ रहा है सबसे पहले फेरिंग्स में आएगा, आफ्टर द फेरिंग्स इट विल मूव टू द वेयर बेटा जी, किधर जाएगा, विंड पाइप। ओके, सो इट इज द मेम्ब्रेन दैट लाइन द कैविटी बिहाइंड द नोज एंड माउथ, यानी नोज और माउथ के पीछे वाले हिस्से में ये आपकी कैविटी होती है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है आपका फेरिंग्स। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द लैरिंग्स, या उसी को बोलते हैं बेटा जी वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, बेटा यहीं से आपका वॉइस बाहर निकलने में मदद होता है, या यहीं से वॉइस प्रोड्यूस होती है एक तरह से, तो इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। यानी बेटा कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुंह बंद करके बोलेगा। बोल लोगे क्या, नहीं बोल सकते बेटा जी। जब हम मुंह खोलते हैं एयर अंदर जाती है, यहां से भी जाती है, ऐसा नहीं है, तो एयर अंदर जाएगी तो बेटा जी उसको वाइब्रेट करती है और तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है जी, देखेंगे। लेकिन बेटा जब आप बात करेंगे ट्रेकिया की, ट्रेकिया का जो अपर सेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए पूरा ट्रेकिया है, ट्रेकिया का जो अपर सेक्शन होगा वहीं पे ट्रेकिया की विंड पाइप की ओपनिंग ग्लोटिस के बाद वाली बात हो रही है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा, टॉप पार्ट होगा आपके किसका बेटा जी, ट्रेकिया का, विंड पाइप का, तो एकदम एंटीरियर वाला पार्ट होगा, हाईएस्ट पार्ट होगा, दैट इज बेसिकली व्हाट, लैरिंग्स। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। देखिए ये है आपका ट्रेकिया, पूरा मान लीजिए एकदम अपर, ग्लोटिस उसकी ओपनिंग हो गई, लैरिंग्स एकदम अपर साइड में होगा ट्रेकिया के, लैरिंग्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। ऑब्वियसली ये लैरिंग्स ऊपर, भैया अभी तो इधर पड़ा था, ऊपर क्या था, फेरिंग्स। क्लियर है जी। इट इज लोकेटेड एट टॉप ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के कहां बेटा जी, ऊपर में है, एंड इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, यानी बेटा जी यहीं से आपका एयर भी अंदर जाएगा। क्लियर है जी, और साथ साथ में यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो दो काम हो गए लैरिंग्स के, एक तो बेटा जी एयर को पैसेज देना, पास आउट कराना, रास्ता क्रिएट करना, और दूसरा हो गया वॉइस जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। तो मैंने यह लिखा है, ब्रीदिंग एंड प्रोवाइडिंग साउंड, प्रोवाइडिंग साउंड, और इसके साथ साथ में ये थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्ट करता है ट्रेकिया को, ताकि बेटा ट्रेकिया के अंदर में कोई फूड ना चला जाए, इपिग्लोटिस टाइप। क्लियर है जी, अरे क्लियर है। तो तीन चीजें हो गई लैरिंग्स का। पहला तो ये होगा बेटा, ये वॉइस बॉक्स होता है, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, एयर का पैसेज हो जाएगा, दूसरा हो गया, और तीसरा ये प्रोटेक्ट करेगा ट्रेकिया को, ताकि उसमें कोई फूड एस्पायर ना कर जाए, यानी कि सांस वाली नली में कोई फूड ना चला जाए, ये भी इंश्योर करेगा आपका लैरिंग्स। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है जी। अब ये लैरिंग्स खुलेगा, ये जो नीचे वाला पूरा, ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, ट्रेकिया। ओके, अब ये कल हमने बात कर ली थी कि बेटा जो ट्रेकिया होगा इसके अंदर में सी शेप्ड का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग की बात पढ़ी थी हमने। ओके, तो बेटा यहाँ पे हो गया आपका ग्लोटिस, सॉरी लैरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया आगे जाके ओपन होता है ब्रोंकाई में। अगर आपने मेरे साथ क्लास लगाई है, यही ब्रोंकाई छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, दैट इज द ब्रोंकियोल्स में, फिर आपका आगे। यानी बेटा अगर आप देखोगे ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और ये ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई को लैरिंग से जोड़ने का मेनली काम कौन कर रहा है बेटा जी, कौन कर रहा है, ट्रेकिया। किसके बीच में है, देखिए नीचे क्या हो गई ब्रोंकाई, इसके ऊपर क्या है लैरिंग्स, ये क्या है, अरे क्या है बताइए, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जोड़ने का काम करता है किसको, ऊपर लैरिंग्स, ट्रेकिया बीच में, नीचे क्या है ब्रोंकाई, दोनों को अटैचमेंट करता है। तो पहले फ्रॉम लैरिंग्स एयर इज टेकन इनसाइड द ट्रेकिया, ठीक है, लैरिंग से एयर आएगा किसमें, ट्रेकिया में। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, विंड
पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेकिया जस्ट बिगन फ्रॉम लैरिंग्स, कहां से स्टार्ट होगी, लैरिंग से स्टार्ट होगी, एंड रन्स डाउन टू द ब्रोंकाई, कहां तक जाएगी, रन्स डाउन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। आपने कल अगर पढ़ा होगा ये स्टर्नम जो बोन थी वहां तक ये जाती है, यानी कि बेटा स्टर्नम के आसपास में ही तो लंग्स था, तो एकदम लंग्स के ऊपर ऊपर तक आपका ट्रेकिया जाएगा। क्लियर है जी। ट्रेकिया कनेक्ट करेगा लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई, लैरिंग्स को ब्रोंकाई से जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा जी, तो ट्रेकिया करने का काम करता है। इस बात को जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैरिंग्स से एयर आएगा ट्रेकिया में, इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया कहां से स्टार्ट होगा, जस्ट बिहाइंड द लैरिंग से स्टार्ट होगा और आपके एकदम मिड वाली ब्रेस्ट बोन दैट इज स्टर्नम के पास तक जाएगा। क्लियर है जी। और लास्ट पॉइंट जो कि मैंने बोला कि ये कनेक्ट करेगा लैरिंग्स को ब्रोंकाई से। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ट्रेकिया के बारे में जो मैं यहां लिखता हूं। अब हम जो पॉइंट्स लिखेंगे वो ट्रेकिया से रिलेटेड है। कुछ पॉइंट देखिए, ये इसके अंदर में ये सी शेप्ड की रिंग है जिसको हमने कल लिखा था रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि क्या करती है बेटा जी, प्रोटेक्ट करती है। जब आप क्या करोगे, एक्सपायर करोगे, यानी एयर बाहर निकलेगा तो खतरा ये है कि कोलैप्स ना हो जाए। कल मैंने दिखाया था कि कुछ इस तरह से अगर भरा हुआ है एयर, मान लीजिए इसमें, देखिए एयर भरा हुआ है, अब अगर अचानक से एयर पूरा निकल जाए तो बेटा अगर वहां पे रिंग ना रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ट्रेकिया में या ब्रोंकाई के अंदर में भी हम देखेंगे, यहाँ भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है जी। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आपका ट्रेकिया और आपका ब्रोंकाई क्या ना हो बेटा, कोलैप्स ना हो जाए जब आप एक्सपायर करेंगे। क्लियर है जी। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है और बेटा जी आपका ये रिंग्स। सो ट्रेकिया लिखिएगा इस बात को, इन ट्रेकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड, और किस शेप की होंगी, सी शेप्ड की। कल भी मैंने इसको जिक्र किया था, ओके। और ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचाती है ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना हो, एंड प्रिवेंट द ट्रेकिया, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, या उसी को क्या बोलते हैं, थ्रोट भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ट्रेकिया को थ्रोट बोली है एनसीईआरटी, मैंने कल भी आपसे ये जिक्र किया था, ठीक है। व्हेन देयर इज लो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है जी। जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जैसे ये इसके अंदर में अगर हवा भरी होगी, कुछ इस तरह से अगर हवा भरी हुई है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए आपने हवा निकाली, बाहर निकाली, तो ये क्या होगा बेटा, कोलैप्स ना हो जाए। इसीलिए कोलैप्स कब होगा, जब अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकल जाएगा। तो इसके अंदर में एयर क्या होगी, काफी कम होगी ना, तो वही लिखा हुआ है इन ट्रेकिया रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेजिनस रिंग आर फाउंड, जो कि सी शेप की होती है, दैट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया और थ्रोट व्हेन देयर इज लो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन इट। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अबाउट द ट्रेकिया। तो अब हम ट्रेकिया तक पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ब्रोंकाई, ठीक है ना जी। ब्रोंकाई
फिर आगे जाके लंग्स के अंदर में प्रेजेंट होती है, कुछ ब्रांचेस में टूट जाता है ब्रोंकाई, दैट इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एकदम पॉइंटेड एंड पे होगा एल्वियोलाई। क्या होगा जी? एल्वियोलाई, दैट इज द एक्चुअल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कल हमने पढ़ रखा है इसको, तो इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ठीक है जी, अब तक हम पहुंच चुके थे कहाँ? ट्रैकिया। ब्रोंकाई, द ब्रोंकाई आर कंडक्टिंग पैसेज फॉर एयर इनटू द लंग्स। ओके, देखते हैं, ये है आपका ट्रैकिया, ये है आपका लंग। ठीक है, तो एयर को लंग्स के अंदर में कौन पहुंचा रहा है? तो ये दो, एक इधर है एक इधर है, यानी कि सिंगुलर अगर बोलेंगे तो ये होगा, अगर राइट की तरफ देख लो, लेफ्ट लंग की तरफ देख लो, तो दोनों तरफ राइट लंग लेफ्ट लंग। राइट की तरफ जो जाएगी उसको राइट ब्रोंकस बोलेंगे, जो लेफ्ट की तरफ जाएगी उसको लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे। क्लियर है जी? और दोनों का प्लूरल फॉर्म है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। तो जो एयर आ रहा है ट्रैकिया से, उसको लंग्स में घुसाने का काम, लंग्स में ले जाने का काम कौन कर रही है? ब्रोंकाई। कौन कर रहा है बेटा जी? ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई आर कंडक्टिंग पैसेज फॉर एयर इन लंग। अब्रोंकस, अब्रोंकस मतलब सिंगुलर फॉर्म, इज अ पैसेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट कंडक्ट एयर इनटू लंग्स। जो एयर को कहां लेके जा रहा है? ये एक्चुअली में है क्या? लंग्स। ये हो गया लेफ्ट लंग और ये हो गया राइट लंग। दिख रहा है? तो लंग्स में ले जाने का काम करती है आपकी ब्रोंकाई। इट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट कंडक्ट्स एयर इनटू द लंग्स फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया, लंग्स, इन दोनों के बीच में क्या है? ब्रोंकाई। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रोंकाई की वॉल में भी क्या होगी? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो क्या करेंगी? कोलैप्स होने से बचाएंगी जब एयर एक्सपेल होके बाहर जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट लंग्स के बारे में। ठीक है, जैसे लंग्स क्या होगा बेटा जी? लंग्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है बोरा की तरह, जो किसके नीचे प्रेजेंट है? कल बताया था, रिब केज के अंदर में क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है। वही पॉइंट पहला है। लंग्स आर सैक ऑफ टिश्यू, टिश्यू से बना है, ऑर्गन है ना, लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज, रिब केज के नीचे होगा। और ये देखिए नीचे क्या? डायफ्राम। तो डायफ्राम के क्या है बेटा? ऊपर। लंग्स आर सैक ऑफ टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज, रिब केज के नीचे, एंड अबव डायफ्राम। ये है आपका डायफ्राम। ठीक है जी, डायफ्राम के ऊपर में रहेगा। क्लियर है? ये नीचे नहीं आने का। क्लियर है जी? नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो दो पार्ट है, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। जैसा कि मैंने बोला था कि लेफ्ट लंग में एक थोड़ा सा कार्डियक नोच होगा, गड्ढा होगा, जिसके अंदर में हार्ट बैठा रहता है। दैट नोच इज नोन एज कार्डियक नोच। ये वाला लेफ्ट लंग है, इसमें दिख रहा है आपका कार्डियक नोच। तो देयर आर पार्ट ऑफ लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग। There is a notch present in left lung that is called as the cardiac notch, in which heart is placed. जहाँ पे आपका ये छोटा सा प्यारा सा हार्ट जो होगा वो प्लेस्ड होगा। क्लियर है जी? अब जैसा कि मैंने बोला कि ब्रोंकाई भी आगे जाके ब्रांचेस उसकी क्रिएट होंगी, ट्रीज की एक ब्रांचेस की तरह, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? ब्रोंकियोल्स। देखिए ये आगे जाके ये छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट रहा है, या छोटी छोटी ये ब्रांचेस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी छोटी और भी आगे जाके ब्रांचेस में टूटेगा। ये जो ब्रांचेस होती हैं इन्हीं को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बेटा जी? ब्रोंकियोल्स। नोट डाउन करेंगे, दैट इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स। तो अब एयर ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोल्स में। क्लियर है जी? और ब्रोंकियोल से अल्टीमेटली लास्ट में जाएगा एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी कि वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है जी?
तो ये देखिए, ब्रोंक्यूल्स आर एयर पैसेज इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर में ही है। दैट ब्रांच ऑफ वेयर ट्रीज लिम्स फ्रॉम द ब्रोंकाई, यानी ब्रोंक्यूल्स कहाँ से बना है, ब्रोंकाई से बना है। ब्रोंक्यूल्स डिलीवर, ब्रोंक्यूल्स मान लीजिए एयर आ रहा है, एयर आ रहा है, एयर इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ब्रोंक्यूल्स किसको देंगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर किसको, एल्वियोलाई को, किसको देंगी, एल्वियोलाई को। तो ब्रोंकाई डिलीवर एयर इनटू द टाइनी सैक दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रियली एक्सचेंज टेक्स प्लेस। क्लियर है जी। और कभी कभार आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसको एनसीईआरटी कहती है एल्वियोलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी की बातें भी हम मानते हैं। एल्वियोलाई क्या है बेटा, अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है जी। सिंगुलर अगर बोले तो एल्वियोलस बोल देंगे, एल्वियोलस। अगर एल्वियोलस देखा तो ये एल्वियोलाई का क्या फॉर्म है बेटा, सिंगुलर फॉर्म है। और एल्वियोलाई ही वह रियल प्लेस है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो इसको बात को भी लिख लेते हैं। एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस एरिया, provide surface where exchange of gases takes place। अगर आपको कल की क्लास याद है तो हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। इसको बोला था एल्वियोलर कैविटी। ठीक है जी। जस्ट जो भी तीन स्ट्रक्चर या तीन फंक्शन, बेसिक फंक्शन हमने पढ़े थे कि जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो काफी थीन होना चाहिए। तो ये काफी थीन था, जो कि थीन स्क्वैमस एपिथेलियम से बना था, काफी थीन फ्लैट लाइक सेल से बना था। यानी ये थीन या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना था। और ये काफी थीन होती है। थीन का मतलब काफी पतली लेयर होगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल में चला जाएगा। ब्लड वेसल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगी वो फिर एल्वियोलाई में डिफ्यूज करके चला जाएगा। क्लियर है। फिर हमने बोला था कि जब इसको आप लेड करोगे तो इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। तो इसका सरफेस एरिया भी क्या था, लार्ज था। और एक और पॉइंट था, ये रिचली सप्लाइड था विद द ब्लड वेसल। देखिए यहाँ पे जस्ट इसके बगल में, यहाँ पे ये जो पूरा एल्वियोलाई है रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स से, जिसके अंदर में क्या फ्लो कर रही होगी, ब्लड फ्लो करते हैं। ठीक है जी। तो जो एयर आया है, एयर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन आया है, ठीक है जी, ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज होके कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, ज्यादा से कम की तरफ। सिंपल डिफ्यूजन से ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जो कि ब्लड ही लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ब्लड वेसल्स में ज्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट इज इनटू द ब्रोंकियोल्स, देन ब्रोंकाई, देन आपके ट्रेकिया, और ऊपर जाके आपके नेजल कैविटी से बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ब्लड जो था, ब्लड में
सॉरी, ये जो ऑक्सीजन था ये डिफ्यूज होके आपके ब्लड वेसल में आ जाएगा। तो मैंने एक चीज बोली थी, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा किसके किसके बीच में, अगर आपको याद है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये एल्वियोलाई पार्ट किसका है, लंग्स का, और ये ब्लड वेसल है। तो जब कभी भी गैसियस एक्सचेंज होगा किसके बीच में, गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, इसको एक स्पेशल नाम दे रखा था हमने, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा जी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब ये ब्लड वेसल से होते हुए आपका ऑक्सीजन, मान लीजिए यहां से ये ब्लड वेसल गया, एक किसी पार्टिकुलर ये बड़ा सा टिश्यू है, तो हमने बोला था जब गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू के बीच में, तो उसको हमने बोला था टिश्यू और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जब क्या होगा बेटा, गैसियस एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड वेसल एंड दूसरा क्या है, टिश्यू, called as internal, और इंटरनल के साथ साथ में टिश्यू, टिश्यू में गया ना, टिश्यू रेस्पिरेशन। क्लियर है जी। ये दूसरी बात हमने पढ़ी थी। तीसरा हमने पढ़ा था कि बेटा जी जब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, मान लीजिए टिश्यू, टिश्यू के अंदर भी छोटे छोटे सेल्स हैं, तो अगर ये ऑक्सीजन सेल में गया और सेल ने प्रोड्यूस कर दिया, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो जब कभी भी सेलुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी कि फ्रॉम द टिश्यू, या अगर एक बात करें ब्लड वेसल से टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, तो उसको बोलेंगे बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। cellular respiration, when gaseous exchange takes place between किसके किसके बीच में, ब्लड वेसल के बीच में एंड सेकेंड दैट इज द सेल, लिख लीजिए सेल। ओके, तो सेल इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, सेल uses this oxygen for breakdown of glucose, और वो ग्लूकोज को तोड़ेगा एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या बनाएगा बेटा, एनर्जी। और यही तो कहलाता है एक्चुअल रेस्पिरेशन, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हो क्या रहा है, आपके सेल के अंदर में ग्लूकोज है, मान लीजिए सेल में, इसके ऊपर एक्ट किया ऑक्सीजन, तो ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कुछ अमाउंट ऑफ H2O में, और साथ साथ में रिलीज होगी 36 to 38 ATP एनर्जी। तो सेलुलर लेवल पे एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, और यही एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर डूइंग आवर डे टू डे वर्क। क्लियर है जी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब किसके बीच में होगा, लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में होगा तो इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, और जब ये ब्लड वेसल से होते हुए ऑक्सीजन पहुंच जाएगा या गैसियस एक्सचेंज होगा
बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल के बीच में, तो उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और ग्लूकोज को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए ये तो एरोबिक है ना, हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, यानी हम एयर के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम में बनती है, दैट इज 36 to 38 ATP। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे इवेंट्स हमने पढ़ रखे थे, जो जो चीज़ें बाकी थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है क्लियरली, और आसानी से एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। काइंडली इसको नोट डाउन करें, फिर 2-3 चीज़ें जो बची हुई हैं उसको हम अभी करेंगे, पहले ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट दे रखा है जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा होते हैं। देखिए एक्चुअली अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा एल्वियोलाई है, ये हमारा ब्लड वेसल है। एल्वियोलाई के अंदर में ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है जो कि एयर से आ रहा है। ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ जाएगा कहाँ पे बेटा, ब्लड वेसल में। कौन से प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन से। क्लियर है जी। अब बेटा जी यहां तो आ गया, चलिए मान लीजिए यहीं से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज होके बाहर चला जाएगा। क्लियर है। लेकिन बेटा जी अगर मैं बोलूं हार्ट है यहाँ पे, यानी नियर अबाउट लंग्स के आसपास में हार्ट है, वहीं पे उसी के अंदर में एल्वियोलाई है। अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन यहाँ से एकदम फुट यानी जो हमारा लेग है उसके एकदम नीचे टो तक ले जाना है, तो बेटा जी जब कभी भी साइज या दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो केवल डिफ्यूजन के द्वारा आप इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर इमेजिन करिए, मैं एक बात आपको बताता हूं जो एनसीईआरटी में भी मेंशन की गई है कि अगर मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर में एक चीज ना रहती जिसकी वजह से आपका मूवमेंट काफी आसान होता है। देखिए जो डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो काफी स्लो होता है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, पहले ये लिख लीजिएगा, डिफ्यूजन नॉट अ फास्ट प्रोसेस, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो गया वो आपके ब्लड वेसल में ऑक्सीजन पहुंच गया, लेकिन बेटा यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर में ऑक्सीजन पहुंचा है, मुझे कहाँ पहुंचाना है बेटा, टो तक, यानी कि लेग के एकदम नीचे वाली सेल तक पहुंचाना है। और डिफ्यूजन है एक स्लो प्रोसेस, तो डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट give or transfer this oxygen to the cells of our what toe की जो सेल्स है वहां तक लगभग, सुनिएगा, अगर एक कंपोनेंट जो पाया जाता है अगर वो ना होता तो अभी बताऊंगा वो कंपोनेंट कौन सा है, तो नियर अबाउट 3 साल लग जाते यहाँ से आपके टो तक पहुंचने में। अगर सिंपल डिफ्यूजन होता हमारी जैसी ऑर्गेनिज्म में, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज होता है, तो बेटा यहाँ से यानी कि हमारे लंग से टो तक पहुंचने में 3 ईयर के आसपास समय लग जाता। अब इमेजिन करिए, तो ऐसा होता तो नहीं है ना। होता क्या है, देखिए ये जो ऑक्सीजन यहाँ पड़ा हुआ है ब्लड वेसल में, कहाँ पड़ा हुआ है, ब्लड वेसल में, ये ब्लड वेसल कनेक्टेड होगा टू द सेल्स ऑफ मसल, होगा ना जी। ब्लड वेसल तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन ब्लड वेसल में एक्चुअली मूव करता है क्या बेटा, ब्लड, और ब्लड के अंदर में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो प्रोवाइड करता है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। रेड जो कलर होता है
पिगमेंट दैट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सीजन काफी धीरे धीरे चल रहा था, मैं रास्ते से जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि डिफ्यूजन हुआ है ना, और तो कुछ है नहीं ना, काफी धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो बेटा अगर मान लो लेग की सेल के पास पहुंचेगा तब तक सेल्स ऑफ लेग डैमेज हो जाएंगी, ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी में स्वाहा हो जाएगा, मर जाएंगी। काफी धीरे धीरे ना, केवल डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है जी, इनके एक भाई साहब छुपे हुए हैं यहाँ पे, ब्लड जो इधर मूव कर रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन है सिस्टर, इनका एक भाई है जो कसम खाया है कि बेटा कुछ भी हो जाए बहन, मैं तुमको हर सेल तक छोड़ के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि आजकल काफी चल रहा है लड़कियों को लेके, तो भाई जो है काफी असहज है कि बहन तुम टेंशन मत लो, तुमको घर तक, सेल है उनकी घर, एकदम घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। तो बेटा होता क्या है, जो ये बहन धीरे धीरे जा रही थी, इसको पकड़ लेता है कौन बेटा जी, और या भाई पकड़ लेता है। द भाई इज हीमोग्लोबिन। ब्लड में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इधर लिख देता हूं, ब्लड में एक कंपोनेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ में। और चूंकि ये हीमोग्लोबिन कहाँ है बेटा? ब्लड में। ब्लड तो दनादन 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 फ्लो कर रहा है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से आया है एल्वियोलाई से यानी कि लंग से, उस ऑक्सीजन को पकड़ता है और पकड़ के अपने अंदर में HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है। और इस तरह से जहां जहां ब्लड वेसल्स में जाएंगी यानी ब्लड जाएगा, वहां वहां ऑक्सीजन ये चला जाएगा। लेकिन किस फॉर्म में जाएगा? HbO2। 97% जो क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की मदद से होगा। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है? द नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। इसीलिए हीमोग्लोबिन, देखिए चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहां तक आ पाई थी, लेकिन अब ये ऑक्सीजन यहां से काफी धीरे 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 स्लो मूव कर रही है। बेटा ये ऑक्सीजन जब तक सेल्स ऑफ लेग तक पहुंचती, सेल्स जो होंगी लेग की डैमेज हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट काफी स्लो है, डिफ्यूजन। तो केवल डिफ्यूजन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन या गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्लड में एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? भाई की तरह काम करता है, बहन को पकड़ता है और दोनों को साथ साथ फ्लो करके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने का काम करेगा। दैट इज HbO2। दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कहलाता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% जो होगा आपका ऑक्सीजन किस फॉर्म में ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो बेटा ये सिंपल डिफ्यूजन बेसिकली क्यों नहीं अप्लीकेबल है? बेटा ये केवल डिफ्यूजन की वजह से सारा सेल तक हम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म बहुत लार्ज है तो लार्ज होगा तो मूवमेंट भी बहुत दूर तक कराना पड़ेगा। और आपका डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है। तो स्लो प्रोसेस होगा तो बेटा जी ईच एंड एवरी सेल्स के पास में नहीं पहुंच पाएगा। तो हर सेल के तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए क्या होगा बेटा जी? बेसिकली एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। अभी हम इनहेल की बात करेंगे, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में, और जो ऑक्सीजन धीरे धीरे चल रही थी अब वो फटाक से घूम के आपके ईच एंड एवरी सेल के पास में पहुंच जाती है। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मदद करता है रेस्पिरेशन में, दैट इज हीमोग्लोबिन। मैंने बोला एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, यानी कि हमारी तरफ काफी लार्ज है, द डिफ्यूजन प्रेशर, याद रखिएगा डिफ्यूजन प्रेशर या डिफ्यूजन alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। केवल डिफ्यूजन से आपकी हर बॉडी को, हर सेल्स को ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब हीमोग्लोबिन। क्या होगा बेटा? हीमोग्लोबिन
टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। देखिए ये एयर से, एयर है, एयर में आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन को ले लेगा कौन बेटा जी, आपका ब्लड में, ब्लड में जो कंपोनेंट मौजूद है हीमोग्लोबिन। टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यू और सेल्स विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, तो ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट में भी लिखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, विच हैज हायर एफिनिटी, यानी वो एफिनिटी है, उसको प्यार है किसके साथ में, बैंड के साथ में, ऑक्सीजन बैंड के साथ में। फॉर ऑक्सीजन दिस पिगमेंट इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल। तो ये बेटा इसके अंदर में क्या जा रही है, ब्लड वेसल में क्या मूव कर रही है, आरबीसी, और इस आरबीसी में ही मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। चूंकि आरबीसी ईच एंड एवरी सेल तक मूव करती है वेसल के अंदर अंदर, तो ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और उसको ले जाके छोड़ देगा ईच एंड एवरी सेल तक। मैंने ये लिख दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, 97% ऑफ ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट विथ हीमोग्लोबिन कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेटा जी 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है जब वो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, दैट इज नोन एज HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा जी। और बचा जो 3% वो डिसॉल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में। किसमें बेटा जी, अगर आप ब्लड का कंपोनेंट देखेंगे तो ब्लड दो भाग से बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और जो दूसरा होगा दैट इज नोन एज द ब्लड कॉप्सूल्स। ये होता है 45%, जिसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। क्लियर है जी। तो 3% जो होगा वो ऑक्सीजन के फॉर्म में ही डिसॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, लेकिन 97% ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ कंबाइन होके, हीमोग्लोबिन के साथ में। अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक पॉइंट दे रखा है आपके एनसीईआरटी में अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, मेंशन भी करना चाहिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भैया अगर मान लो वाटर है, सपोज करो यहाँ कोई वाटर है, कोई कंटेनर है, इसमें हमने वाटर लिया है, ठीक है। फिर बोलता है कि इस वाटर में दो कंपोनेंट्स हम डाल रहे हैं, एक डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक डाल रहे हैं ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिएगा, वाटर में हम डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन। इन दोनों में से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन होगा वाटर में, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होगा मोर सॉल्यूबल होता है इन वाटर, ठीक है, देन ऑक्सीजन। इस बात को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों में से सबसे जल्दी सॉल्यूबलाइज कौन हो जाता है वाटर के अंदर में, कौन सॉल्यूबल हो जाएगा, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से लिखता है एनसीईआरटी मेंशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म। किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में। और डिसॉल्व फॉर्म में किस फॉर्म में होगी, तो याद रखिएगा मोस्टली जो होता है कार्बोनेट फॉर्म में, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस इनटू द ब्लड प्लाज्मा। ये एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है वो मैं लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल, क्या बेटा जी, ये ज्यादा सॉल्यूबल है इन वाटर देन
ऑक्सीजन हेंस ये ट्रांसपोर्ट होगा मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व फॉर्म। तो बेटा अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आके डिजोल्व हो गया H2O में, ठीक है जी। तो ये किस एक नया फॉर्म इसके अंदर में बना लेगा, दैट इज नोन एज बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, और ये आपका चला जाएगा इसी फॉर्म में आपके ब्लड का जो होगा प्लाज्मा, किसमें होगा बेटा, प्लाज्मा होगा, उसमें ये मूव करेगा, ब्लड का जो ब्लड प्लाज्मा होगा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेड इन, कहाँ ट्रांसपोर्टेड होगा, किस फॉर्म में होगा, तो याद रखिएगा डिसॉल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म, और वो कौन सा फॉर्म होगा बेटा, HCO3 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स, किस फॉर्म में होगा बेटा, और ये मूव किस में करेगा, ध्यान रखिएगा, ये मूव करता है इन प्लाज्मा, ब्लड में करेगा, इन ब्लड, लेकिन ब्लड के किस पार्ट में करेगा बेटा जी, प्लाज्मा में करेगा, किस में करेगा, प्लाज्मा में करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएगा, देन ऑक्सीजन, इसीलिए यह ट्रांसपोर्ट होगा डिसॉल्व फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में, इस HCO3 के फॉर्म में इन ब्लड प्लाज्मा, किसमें बेटा जी, ब्लड के प्लाज्मा में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये NCERT की लाइंस है। देखिए बेटा जी, यहाँ पे मैंने पूरी तरह से कि एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में जाएगा वो किस किस फॉर्म में आपके ब्लड में, या किस किस फॉर्म में ब्लड से होते हुए बाहर निकलेगा, किस अलग अलग फॉर्म में, तो 3 अलग अलग फॉर्म में ये बाहर निकलता है या डिसॉल्व होता है। 5 to 7% ये डिसॉल्व होगा प्लाज्मा में, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। लेकिन 70% जो अभी हमने डिस्कस किया था, 70% ये किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व्ड एज बाइकार्बोनेट आयंस, क्या होगा बेटा जी, किस तरह से, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा 70% ये प्लाज्मा में किस फॉर्म में जा रहा है, HCO3। यही आपको याद रखना है कि बेटा जी सबसे ज्यादा ये किस फॉर्म में डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, तो याद रखना है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। 23% ये भी हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होता है। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन रखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन की ज्यादा एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ में पहले बाइंड करेगा, फिर बाद में ये सेकेंड टाइम पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड कर सकता है। तो बेटा जी जब कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर ले जाने की बारी आएगी तो बेटा हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो एक कंपाउंड बनता है, जैसे वहां बनाता है हाइड्रो, दैट इज हीमोग्लोबिन कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन। अगर आपको याद होगा HbO2, Hb फॉर हीमोग्लोबिन एंड O2 फॉर ऑक्सीजन। ओके, इन दोनों को बोलते थे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे भी जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने की बात आएगी, वहां भी हीमोग्लोबिन कंबाइंड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है। इसको हम लोग पार्टिकुलरली बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोला,
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये 23% इसी फॉर्म में आपका क्या होता है बेटा, बाहर निकाला जाता है, यानी ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाहर जाएगा। क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 से 7% प्लाज्मा में डिजोल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। मोस्टली ध्यान रखने वाली बात है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में डिजोल्व होता है, प्लाज्मा में HCO3- कौन सा बेटा जी, बाइकार्बोनेट आयंस। और 23% ये भी लिटिल अमाउंट है एज कंपेरिजन टू बाइकार्बोनेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में, दैट इज नोन एज द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बेटा जी जितनी बातें थी आपके रेस्पिरेशन में वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अब थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी बुक से वो आपको पढ़ाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लें। देखिए बेटा जी कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं मोर टू नो में, दैट इज द जो आपका पेज नंबर 103 है इस पे। तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग तंबाकू, यानी कि जो बेटा जो अनवांटेड चीज़ हम लोग खाते हैं, गुटखा उटका ये सब की बातें कर रहा है। यूजिंग तंबाकू डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ सिगार, जो हम सिगार पीते हैं बड़े बड़े स्टार, सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्काज, गुटखा एट्सेट्रा इज़ हार्मफुल। क्या होता है बेटा, ये काफ़ी हार्मफुल होता है। यूज ऑफ तंबाकू मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द, अगर लोग जो तंबाकू खा रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे। ऑब्वियसली बेटा जो जो ऑर्गन या जो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं एयर के ट्रांसफ़र के लिए, टंग, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। स्मोकलेस तंबाकू यानी खैनी, खैनी होती है ना, चैनी खैनी अगर आपने सुना होगा तो खैनी की बात कर रहा है। इज़ ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, यानी तंबाकू के सेवन से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेन है, अगर मान लीजिए ब्रेन की जो सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो ब्रेन में क्या होता है बेटा, झटका लगता है, स्ट्रोक आता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक। ओके, पल्मोनरी डिजीज यानी कि लंग्स डिजीज हो सकती है, एंड सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर, माउथ कैंसर भी हो सकता है। बेटा जब आप देखते होंगे सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो मुकेश की स्टोरी सुनाई देती है। मुकेश जो कि 23 साल का लड़का था, वो क्या होता बेटा, बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गुटखा खाया जिसकी वजह से मुझे माउथ कैंसर हो गया, और फिर दिखाता है कि 23 साल की या 27 साल की उम्र में वो पास्ड आउट हो गया, यानी कि चला गया। यानी ये आपको एक तरह से डराने का काम किया जाता है कि बेटा आप क्या करें, बेटा दूर रहें इन सब गंदी चीज़ों से, तो आप बचे रहेंगे, आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट दे रखा है देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर यानी माउथ कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो गुटखा खाना भी छोड़ना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, जो खाते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है। स्टे हेल्दी यानी अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करते रहना होगा, और जस्ट से नो टू द तंबाकू एंड इट्स प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट्स को आपको बाय बाय टाटा करना होगा, ताकि आपका लंग्स, लीवर, हार्ट सब कुछ बचा रहे और आप भी बचे रहे अल्टीमेटली। ठीक है जी। नेक्स्ट दे रखा है डू यू नो, कहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो किस तरह से इंजूरियस है। देखिए जब आप स्मोक करेंगे तो एयर को इनहेल करेंगे, यानी कि उससे जो धुआं आता है वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है, लंग्स के पास में। तो लंग्स के अंदर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, और इसके वजह से बेटा कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर आपने सिगरेट या सिगार का सेवन कर लिया, स्मोकिंग कर ली है, तो इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है। क्लियर है। देखो तो लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कज ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड। सुनिएगा, सबसे ज़्यादा कह रहे कि डेथ होती है लंग कैंसर की वजह से, कॉमन कज है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
अब ये अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए नोज, नेजल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स की बात कर रहा है। ये आपके क्या होंगे बेटा, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज नोन एज सीलिया। देखिए मैंने लिख के भी दिया हुआ है आपको, कंटेंस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सीलिया। यानी अगर हम बात करेंगे नोज की, नेजल कैविटी की, माउथ की, फेरिंग्स की, लैरिंग्स की, इन सब के अंदर में छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज सीलिया, दैट लाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि जो पूरा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर में म्यूकस सीक्रेट होता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होगी और सीलिया, और साथ साथ में ये म्यूकस दोनों क्या करते हैं बेटा, अगर आपको याद है नोस्ट्रिल में मैंने बोला था कि सीलिया यानी कि हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर और आपका म्यूकस दोनों मिलके फिल्टर आउट करते हैं एयर को, यानी कि एयर के अंदर में कोई गंदगी होगी उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। क्लियर है जी, वही कह रहा है कंटेंस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सीलिया लाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ से म्यूकस निकलेगा, मूव द पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन म्यूकस आउट ऑफ नोज। यानी बेटा जो भी आपका अनवांटेड पार्टिकल्स होगा उनको ये ट्रैप करती हैं, डस्ट को ये सब ट्रैप कर लेती हैं और फिर बाद में उसको म्यूकस के थ्रू नोज से बाहर निकालने का काम करती हैं। क्लियर है जी। जब कभी भी छींक वीक आती है ये भी जरूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ में आपका बहुत सारा वेस्ट भी क्या होता है बेटा, बाहर निकाल दिया जाता है। यही सारी चीज़ें तो याद रख लीजिएगा कि जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें सीलिया पाई जाएगी, म्यूकस पाया जाएगा, दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा, डस्ट पार्टिकल या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के साथ में ट्रैप करके बाहर निकाल देते हैं आउटसाइड ऑफ द नोज। क्लियर है, देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विथ स्मॉल, बोल रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सीलिया। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव द जर्म्स, यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जो हम एयर लेते हैं अंदर। स्मोकिंग, अब ये स्मोकिंग जनरली करती क्या है, तो ये स्मोकिंग क्या करती है बेटा, इन सीलिया को डैमेज कर देती है। तो इन सीलिया को डैमेज कर देगी तो जो बाहर से एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल होंगे, अब वो तो उनको बाहर निकालने वाला कोई है नहीं, वो तो वही निकाल रहे थे ना, म्यूकस और हेयर सेल्स। अब वहाँ सीलिया है नहीं, हेयर सेल है नहीं, तो क्या होगी बेटा जी, पूरा का पूरा डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में जाके एक्यूमुलेट होता रहता है और लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय दिस हेयर ड्यू टू विच जर्म्स, डस्ट, smoke and other harmful chemicals enter into the lungs and causes lung infection, cough and even lung cancer भी कर सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बेटा आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं। इफ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, कह रहा है कि अगर आप एल्वियोलाई को पूरी तरह से क्या करेंगे बेटा, वो तो एल्वियोलाई जनरली किस स्ट्रक्चर में है, मान लीजिए कुछ ऐसा है एल्वियोलाई, ये इस तरह से काफी इस तरह से है स्ट्रक्चर इसका। बेटा जी जब आप इसको स्प्रेड करेंगे, ये मान लो ये सर्कुलर है, जब इसको पूरी तरह से खोलेंगे एक तार की तरफ ये आ जाएगा, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बेटा ये था 80 मीटर स्क्वायर। तो मैंने बोला था सरफेस एरिया ज़्यादा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा, अरे याद है, और डिफ्यूजन ज़्यादा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या होंगी, आसानी से हो जाएंगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या होगा, ईजिली हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, ईजिली। तो यही कह रहा है इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, यानी कि ये इस तरह से, इसको इस तरह से बिछा दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया होगा, 80 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ मैंने दिखाया भी रखा है, एल्वियोलाई को मैंने स्प्रेड किया तो इसका एरिया है 80 मीटर स्क्वायर, हाई सरफेस एरिया, तो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इजीली, आसानी से होगा, ठीक है जी। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज, कह रहा है स्किन, अगर बॉडी की बात करेंगे
तो बॉडी को छोड़िए, मैं कंपेयर करता हूँ उसको स्किन के साथ में। तो बेटा जी स्किन जो होगा, हमारे अंदर में स्किन क्यों नहीं है? तो स्किन जो होता है वो बेटा जी लोअर ऑर्गेनिज्म में यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन के लिए। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारे में रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा स्किन जो होता है काफ़ी थिक मेम्ब्रेन होता है, जिसमें एपिडर्मिस होगा, डर्मिस होगा, और इसका सरफेस एरिया भी क्या होता है बेटा जी, काफ़ी स्मॉल होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सरफेस एरिया इसका होगा 0.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर होगा। तो इतना कम सरफेस एरिया है तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। तो बेटा जी आपका ट्रांसफर ऑफ गैसेस भी क्या होंगे, कम होगा। तो सरफेस एरिया कम है, इसीलिए स्किन और डबल लेयर है, तो ये डबल लेयर होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिक्कत होगी। सरफेस एरिया भी कम है, 0.5 से लेके 2 मीटर स्क्वायर। कहीं पे मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया जो स्किन का होता है, जीरो पॉइंट फाइव से लेके देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 0.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर एरिया होता है आपके स्किन का। आपने देखा कि बेटा देखिए ये जो एल्वियोलाई का कितना हाई सरफेस एरिया है और आपका स्किन जो है केवल 0.5 से 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर में जो सूटेबल स्ट्रक्चर है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो होगा एल्वियोलाई, क्योंकि हम लार्ज ऑर्गेनिज्म है, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्या बेटा, ऑक्सीजन की। ठीक है, कंसीडर हाउ इफिशिएंट गैसियस exchange of gases become because of large surface available for exchange to take place। बता दिया कि हमारे अंदर में एल्वियोलाई का सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है, इसीलिए हमारे अंदर में आसानी से क्या हो जाता है बेटा जी, आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। कह रहा है मान लीजिए डिफ्यूजन ही केवल हमारे बॉडी में रहता है जो ऑक्सीजन को मूव कराएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years। कितना होगा बेटा, 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट आउट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। यानी लंग्स से टोज तक पहुंचने में 3 साल लग जाता, तब तक तो बेटा राम नाम सत्य हो जाता। ठीक है, आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। बिल्कुल बेटा हम ग्लैड हैं, हीमोग्लोबिन के शुक्रगुजार हैं। जो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा जी, HbO2 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और इसको ईच एंड एवरी सेल के पास में फास्टली ले जाने का काम करता है। तो बेटा जी ये थे आपका पूरा रेस्पिरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा देखिए मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कहीं से भी अगर NCERT अगर आप खोलते हैं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता हूँ, ठीक है जी, उसको भी आप लर्न करने की कोशिश किया करिए। और अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।